हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नोटबुक के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है साइटोटैक्सोनॉमी। आज पूरा डिटेल में इसमें पढ़ेंगे कि साइटोटैक्सोनॉमी क्या होते हैं और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसका सोनॉप्सिस, इसको किस आधार पर इसको बांटा गया है, किन किन टॉपिक के आधार पर हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास इंट्रोडक्शन आएगा, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास जिसका नाम है डेफिनेशन ऑफ साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में देखेंगे, इसका परिभाषा देखेंगे। फिर उसके बाद होगा इसमें पार्ट्स ऑफ टैक्सोनॉमी की जो टैक्सोनॉमी है वो कितने प्रकार के हमारे पास होते हैं उसको देखेंगे। फिर आएगा हमारे पास क्लासेस ऑफ साइटोटैक्सोनॉमी कि इसको कितने क्लासेस में इसको बांटा गया है साइटोटैक्सोनॉमी को, इसको देखेंगे। इसी के अंतर्गत हमारे पास आएगा कैरियोटाइप आएंगे, और देन कैरियोटाइप के बाद आएगा हमारे पास जो है इसमें आएगा आपका क्याज़मेटा फ्रीक्वेंसी देखेंगे। साथ साथ इसमें देखेंगे क्रोमोसोमल बैंडिंग, और इसी क्रोमोसोमल बैंडिंग के अंतर्गत हम लोग इसमें देखेंगे इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया किस तरह से इसमें होता है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग इसमें इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन की कैसे इसमें इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। देन हमारे पास आएगा इसका आपके कंक्लूजन, और देन आएगा इसका रेफरेंस कि हमने इसको किस बुक से इसको उठाए हैं। तो शुरू करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमको क्या देखना है, बोलता है साइटोटैक्सोनॉमी इज डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजिंग डिटेल स्टडीज ऑफ क्रोमोसोम। मतलब कि इसमें क्रोमोसोम के बेस पर किसी एनिमल्स का, क्योंकि हमारे इस पृथ्वी पर इतने सारे एनिमल्स है कि इसको एक साथ पढ़ना हमारे लिए बहुत ही दिक्कत है, या हम इसको पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए क्या किया गया है हमारे पास जो है साइटोटैक्सोनॉमी, मतलब इसमें होता है कि वो क्रोमोसोम के बेस पर जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास पाए जाएंगे, जो एनिमल्स हमारे पास जो पाए जाते हैं, उसको अगर क्रोमोसोम के बेस पर अगर उसको अलग अलग किया जाए तो इसको बोलते हैं क्या, हमारे पास साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। तो आप इस इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि साइटोटैक्सोनॉमी या टैक्सोनॉमी मतलब होता है इस पृथ्वी पर इतने सारे एनिमल्स होने के होते हैं, इसी कारण से इनको स्टडी करना इसलिए इम्पॉसिबल होता है। इसलिए इसको जो है अलग अलग क्लासेस में बांटकर जो इसको क्या करना, स्टडी करना, ये कहलाता है हमारे पास टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो साइटोटैक्सोनॉमी क्या करेंगे हम लोग जो है किसके बेस पर करेंगे, इस क्रोमोसोम के बेस, क्योंकि हमारे एनिमल्स में जो है क्रोमोसोम का नंबर होता है डिफरेंट एनिमल्स में जो डिफरेंट होता है। तो इसीलिए जो इसमें क्या किया गया आपको क्रोमोसोम के बेस पर, ठीक है, क्रोमोसोम के बेस पर अगर किसी एनिमल का या किसी ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया जाता है तो उसको बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी के नाम से इसको जाना जाता है। फिर बोलता है even now it is unknown that a given amount of DNA and protein is stimulated a mitosis to become डिस्ट्रीब्यूशन इनटू अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर मेंबर मतलब जो अलग अलग मेंबर्स में जो है आपका डीएनए अमाउंट जो है, डीएनए का अमाउंट होता है एंड प्रोटीन का जो है स्टिमुलेशन होता है, वो अलग अलग तरीके से उसमें होता है। क्योंकि हमारे इस पृथ्वी पर अलग अलग एनिमल है, तो अलग अलग एनिमल है मतलब क्या होगा, उसमें क्रोमोसोमल नंबर भी अलग होगा, साथ साथ उसमें डीएनए का अमाउंट भी हमको अलग अलग मिलेगा, एंड जो है प्रोटीन का स्टिमुलेटिंग भी उसमें अलग अलग हमको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बोलता है। फिर उसके बाद इसमें इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजिंग बोथ क्लासिकल सिस्टमैटिक टेक्निक्स एंड कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के बेस पर अगर किसी एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन या किसी एनिमल्स के बीच रिलेशनशिप या किसी ऑर्गेनिज्म के बीच रिलेशनशिप बताया जाए तो उसको बोलते हैं, हमारे क्या बोलते हैं, इसी को साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। फिर बोला गया है हमारे पास द न्यूक्लियर साइटोजेनिक मेकअप ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो है अलग अलग एनिमल्स में जो है साइटोजेनिक जो मेकअप होता है उसका वो सबका अलग अलग रहता है, अर्थात क्रोमोसोमल जो नंबर रहता है सबका अलग अलग देखने को हमको मिलेगा। फिर इसमें आता है हमारे पास साइंस चार्ली। इन 1996 ही हैज़ फर्स्ट साइंटिस्ट स्टडी इन बेस्ड ऑफ क्रोमोसोम। ये जो साइंटिस्ट थे चार्ली, इन्होंने सबसे पहले जो है कि क्या किया था, क्रोमोसोम के बेस पर जो है स्टडी किया था, एंड प्रपोज्ड वर्ड इज टैक्सोनॉमी, और इन्होंने ही टैक्सोनॉमी वर्ड को जो है क्या किया था, प्रपोज किया था, इन्होंने इसको दिया था साइंटिस्ट चार्ली ने। फिर आएंगे हमारे पास पार्ट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो देखेंगे हमारे पास जो है 4 मेजर पार्ट्स होते हैं इसका टैक्सोनॉमी का हमारे पास, जिसमें सबसे पहला आएगा हमारे पास जिसका नाम है कीमो टैक्सोनॉमी। ये जो कीमो टैक्सोनॉमी इसको मैं डेफिनेशन के रूप में आपको बताऊंगा कि क्या ये जो होते हैं, और पर्टिकुलर इसका भी मैं वीडियो लाने का कोशिश इसमें करूंगा। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास बी नंबर साइटोटैक्सोनॉमी, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा क्या है, साइटोटैक्सोनॉमी। फिर इसमें
सी नंबर आएगा इसमें मॉलिकुलर टेक्सोनॉमी। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास जो है इम्यून टेक्सोनॉमी। तो हमारे पास जो 4 मेजर इसके क्लासेस होते हैं जिसके बेस पर इसको जो है वो डिफाइन किया जाता है। पहला जो रहता है इसका नाम होता है कीमो, जिसका कीमो टेक्सोनॉमी। फिर दूसरा रहता है हमारे पास साइटो टेक्सोनॉमी। फिर देन तीसरा रहता है हमारे पास मॉलिकुलर टेक्सोनॉमी। एंड रहता है हमारे पास इम्यून टेक्सोनॉमी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन, इसको किस तरह से इसको समझाया गया है। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास कीमोटेक्सोनॉमी। तो बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एज नोन एज कीमोटेक्सोनॉमी। अगर किसी एनिमल में हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है उसमें अगर उसमें उपस्थित केमिकल के बेस पर, क्योंकि इंसान का हो, जानवर का हो, या कोई भी एनिमल का ले लें, उसमें जो उसका बॉडी रहता है वो किसी न किसी केमिकल से कंसिस्ट रहता है या केमिकल से उसमें बना हुआ रहता है, या उसमें जो कोई भी स्पेशल टाइप्स के उसमें केमिकल्स पाए जाते हैं। तो उस केमिकल के बेस पर अगर किसी एनिमल्स को या किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन किया जाए तो उसको बोलते हैं हमारे पास कीमोटेक्सोनॉमी कहते हैं। बी नंबर आएगा हमारे पास साइटोटेक्सोनॉमी। तो इसमें देखेंगे हम लोग क्या कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम एज नोन एज साइटोटेक्सोनॉमी। मतलब अगर किसी एनिमल्स का उसके क्रोमोसोम के बेस पर अगर उसको क्लासिफिकेशन किया जाए तो उसको बोलते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं, साइटोटेक्सोनॉमी के नाम से इसको जाना जाता है। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास तीसरा नंबर मॉलिकुलर टेक्सोनॉमी। तो मॉलिकुलर टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं हम लोग कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एज नोन एज न्यूक्लियर टेक्सोनॉमी। न्यूक्लिक एसिड मतलब उसके बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जैसे कि आरएनएस हो गया, डीएनएस हो गया। तो आरएनए और डीएनए के बेस पर अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाए या उसको क्लासिफाइड किया जाए तो उसको बोलते हैं हमारे पास मॉलिकुलर टेक्सोनॉमी के नाम से उसको जाना जाता है। डी नंबर आएगा इसमें हमारे पास इम्यून टेक्सोनॉमी। देखेंगे कि इम्यून टेक्सोनॉमी होता क्या है। तो बोलता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून सिस्टम एज नोन एज इम्यून टेक्सोनॉमी। मतलब अगर किसी एनिमल का जो है उसके इम्यून सिस्टम, उसके बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होते हैं उसमें पाए जाते हैं, उसके आधार पर अगर या उसके बेसिस पर उसको क्लासीफाइड किया जाए तो उसको बोलते हैं हमारे पास क्या है, इम्यून टेक्सोनॉमी के नाम से उसको जाना जाता है। और अब हम इसमें देखेंगे मेन जो हमारा है साइटोटेक्सोनॉमी, हमारा जो पार्ट्स है उसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो आएगा हमारे पास क्या है, साइटोटेक्सोनॉमी को इसमें देखते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के बेस पर हम इसमें क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन को इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम के बेस पर कितने ये क्लासिफाइड ये होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा इसमें कैरियोटाइप। इसको देखेंगे कैरियोटाइप ये जो है वो क्या होता है। तो बोलते हैं कैरियोटाइप मीन, कैरियोटाइप मतलब क्या होता है। तो बोलता है कंप्लीट स्टडी ऑफ क्रोमोसोमल सेल। ठीक है, या बोला है हमारे पास जो है इसमें कंप्लीट स्टडी ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में कितने वहाँ पर उसके क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो उसके अगर किसी क्रोमोसोम मतलब कैरियोटाइप का अर्थ होता है अगर किसी एनिमल से या किसी ऑर्गेनिज्म में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम उसमें पाए जा रहे हैं उसको बोलते हैं हमारे पास कैरियोटाइप के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर किसी एनिमल में कितने पेयर वहाँ पर क्रोमोसोम हैं उसको जो है कैरियोटाइप कहते हैं। ठीक है, और उसी की स्टडी होना है उसको बोलते हैं हमारे पास कैरियोटाइप के नाम से जाना जाता है। और बोलता है इसमें इसमें अब क्या बोला है हमारे पास, कैरियोटाइप इज अ स्पीसीज स्पेसिफिक ऑफ एन एनिमल। तो अलग अलग एनिमल्स में जो है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, मतलब अलग अलग एनिमल्स में जो है वो कैरियोटाइप जो है उसका अलग अलग देखने को हमको मिलेगा। ठीक है, जो नीचे अभी एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास आएगा कि जो है वो अलग अलग क्यों हो रहा है और कैसे हमारे पास वो आता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बोला है हमारे पास क्रोमोसोम एंड karyotypic set also provide insufficient information of an animal। तो कैरियोटाइप जो रहता है और क्रोमोसोम रहता है वही जो है हमको किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में या किसी भी एनिमल्स के बारे में जो है सफिशिएंट परिपूर्ण जानकारी जो है वो देता है। फिर उसके बाद बोलता है सम एनिमल्स आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एंड सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर और स्ट्रक्चर के बेस पर जो है कुछ एनिमल्स को या कुछ जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका आइडेंटिफाइड किया जा चुका है, जो कि अभी एग्जाम्पल के रूप में इसमें देखेंगे। तो इस हमने लिखे यहाँ पर सम एनिमल्स एंड देयर क्रोमोसोम नंबर आर गिवन बिलो। तो इसमें हमने लिखे हैं, तो
इसमें देख सकते हैं आप लोग जो है आपका इतने सारे जो है हमारे पास जो है इसमें देखिए पे एस्केरियस है, बटरफ्लाई होता है, फन प्लांट है, हमारे पास चिंपैंजी है, ह्यूमन है। तो इसमें से देख सकते हैं यहाँ पर सबका जो अलग अलग क्रोमोसोमल नंबर मतलब कैरियोटाइप जो है वो सबका क्या है हमारे पास हमको अलग अलग देखने को हमको मिल रहा है। ठीक है, तो अलग अलग हमको कैरियोटाइप इसको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इसी का स्टडी मतलब ये जो है सारे हमारे पास इतने सारे हमारे पास हैं, अगर ये क्या होते सबका जो क्रोमोसोमल नंबर है या कैरियोटाइप है वो एक समान होता तो क्या होता, हम इसको सबको जो है वो एक ही हमको क्लास में हमको इसको रखना पड़ता। ठीक है, एक ही क्लास में इसको क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता, जिससे इसकी अलग अलग बिहेवियर अलग और इसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में हमको पढ़ना जो है अलग अलग नहीं हो पाता। क्यों, आप देख सकते हैं चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग दोनों अलग होते हैं, फन प्लांट रहता है, चिंपैंजी और ह्यूमन ये भी अलग अलग रहता है। ठीक है, उसी के साथ साथ आपका जो है बटरफ्लाई और ये जो दिख रहे हैं हमारे पास चिंपैंजी हो गया, ह्यूमन हो गया, फन प्लांट हो गया, ये इन सब से भी एकदम भिन्नता रहता है। तो इसी के साथ साथ इसमें जो इसका क्रोमोसोमल नंबर है वो सबका क्या है अलग अलग है। तो इसमें हमको सबका अलग अलग क्रोमोसोमल नंबर देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद आएगा हमारे पास बोला है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ आर्म रेटियो एंड सेंट्रोमियर। तो आर्म्स रेटियो एवं सेंट्रोमियर के आधार पर जो है वो हमारे पास क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं इसको हमको भी देखना है। तो सबसे पहला हमारे पास आएगा इसमें मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम देखेंगे, फिर दूसरा आएगा हमारे पास सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, फिर तीसरा होगा हमारे पास जिसका नाम है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एंड चौथा होगा इसमें एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एंड आपका लास्ट होगा इसमें एसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो 5 प्रकार के हमारे पास जो है हमको क्रोमोसोम के प्रकार हमको देखने को इसमें मिलेगा। अब इस बारी बारी से इसको देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर और इसको जो है कैसे इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहला आएगा हमारे पास जिसका नाम है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का आपका नाम का हेडिंग दिख रही है, इसको मैं थोड़ा छुपा देता हूँ तभी हमारा पूरा स्क्रीन इसमें आएगा। फिर बोलते हैं हमारे पास जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कैसा होता है, तो अब इसमें डायग्राम को भी देखते हुए चलते हैं और ऐसा थ्योरी को भी पढ़ते हैं। फिर बोलते हैं देयर इज वन सेंट्रोमियर। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक सेंट्रोमियर है जो रेड कलर में शो हो रहा है, ये हमारा क्या है, ये सेंट्रोमियर है, ये हमारा सेंट्रोमियर है। फिर बोला है हमारे पास एंड 2 आर्म्स इज प्रेजेंट इन सेम साइज। तो 2 आर्म्स इसमें पाया जाता है, ये पहला आर्म हुआ और ये इसका नीचे का जो है वो दूसरा आर्म हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है हमारे पास 2 आर्म्स है, पहला आर्म दूसरा आर्म। तो 2 आर्म्स होते हैं और सेम साइज का मतलब ऊपर का आर्म और नीचे का आर्म दोनों का जो आकृति है या दोनों का जो साइज है वो सेम साइज का हमारे पास है। फिर बोला है सेंट्रोमियर प्रेजेंट इन सेंट्रल रीजन एंड आर्म इक्वल वी शेप्ड, है ना। तो सेंट्रोमियर हमारे पास कहाँ पे है, इस सेंटर रीजन पर है। साथ साथ जो है जो दोनों आर्म्स है कैसा है, दोनों जो है इक्वल है, ये दोनों आर्म इक्वल है। तो इसी कारण से जो है देख सकते हैं यहाँ पर आपको वी शेप्ड का ऐसा इसमें दिखाई वो दे रहा है, ऐसा वी शेप्ड का इसमें जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हमारे पास मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के नाम से इसको जाना जाता है। फिर दूसरा इसमें आएगा हमारे पास सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो देखेंगे इसमें सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो रहता है वो क्या होते हैं। तो इसमें बोलता है हमारे पास क्या बोला है देयर इज वन सेंट्रोमियर। तो इसमें भी आपके सेंट्रोमियर होते हैं, देखिए आपका जो गहरे रेड कलर में जो है वो क्या है हमारा सेंट्रोमियर है, ऐसा हम इसको बना देते हैं, ये हमारा सेंट्रोमियर हुआ। फिर बोला है हमारे पास क्या बोला है एंड 2 आर्म्स इज प्रेजेंट, 1 आर्म स्मॉल एंड 1 आर्म लॉन्ग। तो ये जो पहला आर्म है ऊपर का वो स्मॉल है और नीचे का जो आर्म हमारे पास जो है वो बड़ा है। तो अब इसमें देख सकते हैं डायग्राम में कि जो पहला आर्म है इसका छोटा है और नीचे का आर्म जो है बड़ा है। फिर बोला सेंट्रोमियर प्रेजेंट इन लेटरल रीजन लाइक अ एल शेप्ड। ठीक है, तो सेंट्रोमियर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपको जो सेंटर पे पाया जाता है, लेकिन ये जो है इसका आर्म्स जो है एक आर्म छोटा और एक आर्म बड़े होने के कारण जो है हमको एल शेप्ड का ऐसा ये दिखाई हमको देता है। ठीक है, फिर इसमें तीसरा आएगा हमारे पास टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम को इसमें हम लोग देखेंगे कैसा है क्या होता है। तो इसमें बोलते हैं हमारे पास देयर इज वन सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सेंट्रोमियर इसमें भी है। ठीक है, फिर बोलते हैं ओनली 1 आर्म प्रेजेंट। तो इसमें केवल एक ही आर्म प्रेजेंट होता था। यहाँ पर देखिए यहाँ नीचे की ओर जो है वो केवल एक ही आर्म हमारे पास पाया जा रहा है, इसका ऊपर का दूसरा आर्म जो है वो नहीं है। फिर है सेंट्रोमियर प्रेजेंट इन अपर साइड टू एरिया लाइक अ एफ शेप। ठीक है, तो अपर साइड टू एरिया मतलब अपर साइड एरिया में जो है वो पाया जाता है हमारा सेंट्रोमियर, और ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से एफ की आकृति हमको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास एसेंट्रिक क्रोमोसोम देखेंगे। ये एसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, तो बोलता है हमारे पास देयर इज वन सेंट्रोमियर। तो इसमें सभी में आपका जो है वो सेंट्रोमियर पाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रोमियर उपस्थित है, प्रेजेंट है। तो इसमें बोलता है 1 आर्म लॉन्ग एंड 1
आर्म्स वेरी स्मॉल, एक आर्म जो है बड़ा सा रहता है, बहुत बड़ा रहता है, और एक आर्म जो है ज़रूरत से ज़्यादा छोटा रहता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है वो एक आर्म जो है बहुत ज़्यादा छोटा और एक आर्म जो है बहुत ज़्यादा बड़ा रूप में हमको मिलता है। फिर उसमें बोला है सेंट्रोमियर प्रेजेंट इन सेंटर रीजन लाइक अ आई शेप्ड। ठीक है, तो ये जो है आपका आई शेप्ड का हमको ऐसा दिखाई देता है, तो इस तरह से हमको आई शेप्ड का दिखाई देता है। फिर होगा हमारे पास जिसमें नाम है एसेंट्रिक क्रोमोसोम, तो इसमें ध्यान रहे आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है एसेंट्रिक मतलब इसमें सेंट्रोमियर जो है वो क्या रहेंगे आपका अब्सेंट रहेगा, तो इसमें लिखे हमने सेंट्रोमियर अब्सेंट। फिर बोलता है प्रेजेंट ओनली वन आर्म्स, केवल इसमें एक ही आर्म होगा। सेंट्रोमियर इज अब्सेंट, क्रोमोसोम लाइक अ रॉड शेप, तो क्रोमोसोम कैसा रहेगा हमारे पास रॉड शेप्ड का दिखाई देता है, मतलब कुछ इस तरह से हमारे पास जो है रॉड शेप्ड का हमको दिखाई वो दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा ये क्रोमोसोम जो है ऐसा रॉड शेप्ड का हमको दिखाई वो दे रहा है। ठीक है, तो ये हुआ। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास इसमें देखेंगे हम लोग जो है क्याज़मेटा फ्रीक्वेंसी की, क्याज़मेटा फ्रीक्वेंसी कैसे इसमें होता है या क्या होता है क्याज़मेटा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। तो बोलता है इन जेनेटिक्स ड्यूरिंग क्रोमोसोमल क्रॉसिंग क्याज़मेटा इज द पॉइंट टू होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक्सचेंज दियर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पर कि क्रोमोसोम मतलब क्याज़मेटा मतलब होता है दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच खंडों का या जो जेनेटिक एक्सचेंज रहते हैं उसका आदान और प्रदान होना, उसको बोलते हैं हमारे पास क्या क्याज़मेटा के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा है ये एक होमोलोगस, ये हमारा एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये हमारा दूसरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, जिसको हमने दो अलग अलग कलर से इसको शो किया। एक को हमने किससे शो किया, रेड से शो किया है, क्योंकि किससे शो किया है, ब्लू से शो किया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, अर्थात ये जो क्रोमोसोम हमारे इसके दो हमारे पास आर्म्स है, तो ये दोनों क्या होंगे हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड्स होगा ये। ठीक है, दो हमारे पास क्रोमोसोम है तो ये दोनों जो आर्म्स है इसके क्या हो गए सिस्टर क्रोमैटिड्स होगा, क्योंकि ये एक ही जो रेड वाला का ही दो भुजा हैं, तो इसलिए दोनों क्या होंगे बहने होंगे। और ये जो ब्लू वाला है इसकी ये दोनों भुजा हैं, तो ये दोनों क्या होंगे बहने होंगे। तो इसी तरह से जो इसकी भुजा ये वाले भुजा है ये क्या हुए इसका ये, और ये भुजा जो है ये क्या हुआ ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हुआ, ये दोनों क्या हुए आपका नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हुआ। ठीक है, तो ये दोनों जो है हमारे पास क्या बना, ये जो है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हुए। तो इसके बीच यहाँ पर देख सकते हैं अब इसमें खंडों का आदान और प्रदान हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है खंडों का आदान और प्रदान रूप में इसमें वो हो रहा है ना। तो इसमें आदान एक मिनट, इसमें आपके आदान और अप्रदान इसमें जो है वो हो रहे हैं। इसी कारण से इसमें क्या बोला है इसके जो खंड होते हैं, इसका जो खंड होता है हमारे पास जो सेगमेंट है वो क्या हो रहा है इसका चेंज हो रहा है, यहीं पर आदान और प्रदान की प्रक्रिया हो रही है। तो ये जो जहाँ पर दोनों क्रोमोसोम यानी कि दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में जब मिलते हैं तो उसको बोलते हैं हमारे पास क्याज़मा कहते हैं या क्याज़मेटा के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। आई होप कि ये डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से और इसमें समझ आया होगा। यहाँ पर हमने लिखे ये क्या है सिस्टर क्रोमैटिड्स है दोनों, लेकिन ये भुजा इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा दोनों क्या होंगे ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे, जिनके बीच खंडों का आदान और प्रदान होगा। इसको बोलते हैं हमारे पास क्याज़मा कहते हैं या क्याज़मेटा के नाम से इसको जाना जाता है। फिर बोला हमारे पास विच इज डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल इज आइडेंटिकल देयर इज नो नोटिसेबल चेंज इन डॉटर सेल। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है जेनेटिक जो डीएनए हमारा क्या होता है जेनेटिक मटेरियल रहता है जो कि क्या होगा आपका आइडेंटिकली जो है दिया रहता है, नो नोटिसेबल चेंज इन द डॉटर सेल, तो डॉटर सेल में जो है नोटिसेबल नहीं होते हैं। और देखते हैं कि इसमें क्याज़मेटा जो रहता है वो कहाँ पर बनता है या क्याज़मेटा जो है वो कैसे बनता है। तो बोलते हैं द क्याज़मा बिकेम विजिबल ड्यूरिंग प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस मोर स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द डिप्लोटिन स्टेज। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसके दो टाइप्स का उसमें होता है, उसके अंदर एक होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकंड। तो कहाँ पर होगा आपके जो मियोसिस फर्स्ट होंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा मियोसिस जो होंगे इसमें मियोसिस फर्स्ट के जो पहला स्टेज रहता है हमारे पास प्रोफेस फर्स्ट। ठीक है, पहला स्टेज क्या रहता है इसमें प्रोफेस फर्स्ट, तो प्रोफेस फर्स्ट के जो है वो आपका डिप्लोटिन सब स्टेज में हमको जो है देखने को इसमें मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा हमको डिप्लोटिन सब स्टेज में आपको देखने को इसमें मिलेगा। फिर उसके बाद इसमें
आगे और क्या बोला गया है, होने वर द एक्चुअल क्रॉसिंग वर ऑफ जेनेटिक्स मटेरियल occur only during पॉलिटीन सब स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट। ठीक है, तो एक्चुअल में होता कहाँ पर है ये आपका पॉलिटीन सब स्टेज में जो है वो पैकेटिन सब स्टेज में वो जो होता है, लेकिन हमको दिखाई कब देता है, हमारा जो डिप्लोटिन स्टेज जो होता है सब स्टेज होता है उसमें हमको जो है देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमको डायग्राम इसका समझ गए थे। फिर इसमें देखेंगे कि ये जो है कियास्मा फ्रीक्वेंसी इज कंसिडर्ड एज द कैलकुलेशन ऑफ लेवल ऑफ जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन ऑफ अ पॉपुलेशन। तो इसमें से स्टडीज़ का करेंगे तो क्या बोलते हैं इसके लिए फार्मूला हम होता है हमारे पास, तो कियास्मा फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड बाय एफ सी इज इक्वल टू 2 इंटू एफ आर। ये जो रहता है हमारे पास इसका कियास्मेटा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। फिर उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे क्या बोलते हैं, हर एफ सी इज द कियास्मा फ्रीक्वेंसी और एफ आर इज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो एफ आर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होता है, और एफ सी हमारा होता है कियास्मा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एक और फार्मूला है इसमें, तो इसमें देखते हैं हमारे पास एफ आर, तो एफ आर मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, तो इसमें आएगा एन इंटू 100 अपान एन पी। ठीक है, n इंटू 100 अपान एन पी होता है हमारे पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू। तो क्या है, n इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, n इज द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन और एन पी इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी जो है वो होता है, तो इससे आपके कियास्मेटा फ्रीक्वेंसी को इसमें से निकाला जाता है, या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ये हमारा क्या होगा, कियास्मेटा फ्रीक्वेंसी का होगा ये। और ये जो नीचे का जो हमारे पास है, ये जो है हमारे पास इसका नाम है हमारे पास क्या है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। दोनों को इसमें निकाला जाता है। फिर आगे इसमें क्रोमोसोमल बैंडिंग, तो देखते हैं क्रोमोसोमल बैंडिंग जो है वो क्या होता है। तो बोलते हैं क्रोमोसोमल बैंडिंग इज द लॉन्ग्विश वेरिएशन इन स्टैनिंग प्रॉपर्टीज अमॉन्ग अ क्रोमोसोम। मतलब जो है क्रोमोसोम को जो है स्टैनिंग करने की जो है एक प्रॉपर्टी होती है या एक मेथड होता है, जिसको बोलते हैं हमारे पास क्रोमोसोमल बैंडिंग कहते हैं। बैंडिंग का अर्थ होता है क्रोमोसोम को जो है कलर्ड फूड जो है बनाना, ताकि अगर हम इसको क्या करेंगे किसी अन्य, जैसे कि हमारे पास पहले से जो एनिमल्स हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास पहले से जो है क्या है, मानव की लेते हैं, मानव है पहले से हमारे पास मानव है, तो इसमें जो क्रोमोसोम है कितने पेयर होते हैं हमारे पास जो है वो लगभग 46 होता है हमारे पास, मतलब 46 नंबर्स में होते हैं और 23 ये पेयर्स में होते हैं। तो इसको हमने क्या कर लिया, बैंडिंग कर लिया, मतलब इसको कलर उसमें दे दिया, तो अपने क्रोमोसोम क्या हो गए, कलरफुल हो गया। अब हमको जो है एक ऐसा हमको सीक्वेंस हमको प्राप्त हुआ जो कि इसको हमको स्टडी करना है कि ये क्या मानव हो सकता है, क्या ये पहले मानव रहा होगा क्या, ऐसा करके हमको स्टडी उसका करना है। तो क्या करेंगे, दोनों को इसमें से मैच करेंगे। तो दोनों में से जो बैंडिंग मतलब जो स्टैनिंग है, तो स्टैनिंग का अर्थ क्या है, उसमें कलर्ड फूड है, तो कलर्ड फूड है तो हमको एब्जॉर्ब करने में या उसको हमको देखने में हमको आसानी होगा। तो उसके जरिए अगर वो मैच हो रहा है तो हमको आसानी से दिख जाएगा, अगर वो नहीं मैच हो रहा है फिर भी हमको आसानी से दिख जाएगा। तो ऐसे मतलब इसको जो है समझने के लिए या इसको जो है अच्छे से समझाने के लिए, या किसी दो एक जो हमारे पास पहले से रहता है और एक हमारे पास जो अभी हमने सैंपल उठाए हैं, उनके बीच अगर इनको पहचानना है तो पहचानने के पर्पस से भी इसको जो है किया जाता है। आइडेंटिकली के लिए इसको किया जाता है। तो बोलते हैं हमारे पास नॉर्मली इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इमीडिएटली various structure and a variation of this exclude patterns such as those seen on पॉलिटीन क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसमें जो है उसके क्रोमोसोम को जो है इसमें क्या करते हैं, इसमें स्टडिंग के साथ मतलब स्टैनिंग की प्रक्रिया के द्वारा इसको जो किया जाता है या स्टैनिंग करते हैं। फिर बोलते हैं हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ स्टैनिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो क्यू स्टैनिंग भी होता है, जी स्टैनिंग होता है, सीआरटी स्टैनिंग के थ्रू इसको किया जाता है। तो अलग अलग इसमें स्टैनिंग होते हैं। अब इसमें हमारे पास होगा क्रोमोसोमल जो बेंडिंग होता है, उसमें सबसे पहले आएगा हमारे पास इन्वर्जन की प्रक्रिया। तो इन्वर्जन क्या होते हैं, तो इसमें देख लेते हैं हमारे पास एन इन्वर्जन इज अ क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट इन विच अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोमल इज रिवर्स इन टू इन। तो जो अंतिम जो इसका सिरा रहता है वो क्या हो जाता है, इसमें रिवर्स हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हमारे पास इन्वर्जन कहते हैं। तो अभी डायग्राम को थोड़ी इसमें समझेंगे। तो इसमें बोलते हैं हमारे पास इन इन्वर्जन ऑक्योर व्हेन अ सिंगल क्रोमोसोम अंडरगोस ब्रेकेज
एंड रीअरेंजमेंट विद द इटसेल्फ, ठीक है। तो अपने आप ही इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट जो इसमें वो हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हमारे पास इन्वर्जन कहते हैं, जो कि इन टू इन इसमें क्रोमोसोमल जो नंबर रहेंगे उसमें वो परिवर्तन होगा, मतलब उसका जो पोजीशन होगा वो चेंज होगा। तो बोला है हमारे पास इन्वर्जन इज 2 टाइप्स का होता है, पैरासेंट्रिक होता है, एक होता है हमारे पास पेरीसेंट्रिक होते हैं। तो देखते हैं इन्वर्जन कैसे हुआ यहाँ पर। तो इसमें आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला है हमारे पास ABCD है जो कि आपके ब्लू कलर में है, फिर नीचे का भी, नीचे का क्या हो गया हमारे पास, देखिए इसमें जो चेंज हो गया है, क्या चेंज हो गया है, जो इसमें घूमने के बाद जो इसमें वो चेंज हो गया, जैसे कि यहाँ पर देखिए A B C और D है, ये देखिए यहाँ पर A, यहाँ पर B है और यहाँ पर D है, ठीक है। तो ये जो C का जो पोजीशन है वो कैसा हो गया हमारे पास, वो चेंज होकर हमको देखने को मिल रहा है। तो ये डायग्राम आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से इसमें चेंज हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये डायग्राम है, तो इसमें क्या हमको दिख रहा है, इसमें जो है हमको अलग अलग चेंज रूप में देखने को इसमें मिल रहा है। इन टू इन इसमें इन्वर्स जो है वो हो रहा है, उसमें जो है हमको अलग अलग इसमें से प्राप्त वो हो रहा है। इन्वर्स हुआ तो इसमें और इसका डायग्राम है। एक आता है हमारे पास पैरासेंट्रिक होता है, जिसमें क्या होता है हमारे पास जो सेगमेंट होता है, मतलब कोई भी इसका जो नीचे का आर्म हो या तो ऊपर का आर्म हो, ये क्या होता है वो रिवर्स हो जाते हैं या जो है वो घूम जाता है, तो इसको बोलते हैं हमारे पास पैरासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेक हुआ, देखिए यहाँ पर ऐसा ब्रेक हुआ है और ब्रेक होने के बाद जो है घूम कर जो हमको पुनः रीअरेंजमेंट रूप में हमको देखने को मिल रहा है। तो इसमें किसी अलग जो है मतलब ऊपर का आर्म हो या तो नीचे के आर्म इसमें जो है वो होता है। इसमें ध्यान रहे आपको सेंट्रोमियर जो रहता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता। फिर उसके बाद होगा इसमें पेरीसेंट्रिक क्रोमो इन्वर्जन होगा, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, तो इसमें जो है हमारा जो सेंट्रोमियर होता है वो इंक्लूड होता है, सेंट्रोमियर के साथ घूमता है, मतलब ऊपर का आर्म और नीचे का आर्म दोनों आर्म जो है वो सेंट्रोमियर के साथ जो है वो घूमकर हमको प्राप्त जो है वो होता है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखे तो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन इज डू नॉट इंक्लूड द सेंट्रोमियर एंड बोथ ब्रेक्स ऑक्योर इन वन आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, तो केवल एक ही आर्म इसका जो है वो होता है, तो ये जो है इसमें दोनों आर्म इसका पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फिर बोलता है हमारे पास पेरीसेंट्रिक क्रोमोस इन्वर्जन, तो इसमें इंक्लूड द सेंट्रोमियर एंड देयर इज अ ब्रेक पॉइंट इन ईच आर्म, मतलब दोनों का जो आर्म्स रहता है ब्रेकिंग पॉइंट रहता है वो समान रहता है, ऊपर का भी और नीचे का भी सेंट्रोमियर के सेंटर पे। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया, ये कैसा होता है इसको देखेंगे। तो a translocation occur when a piece of one chromosome breaks off and attached to another chromosome, मतलब क्या होता है एक क्रोमोसोम के साथ जो है वो इसमें ब्रेकिंग होगा, मतलब इसका जो एक आर्म्स होगा ब्रेक होगा और किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ हो जाकर जो है इसमें अटैचमेंट वो जो होता है, तो उसको बोलते हैं हमारे पास क्या है, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। मतलब जो पहला हमारे पास मान लिया जाए ये हमारा पहला इसका क्रोमोसोम है और ये जो हमारा है ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम है, तो इसका हमारे पास क्या करें, कौन सा कलर ले, हाँ, तो इसका एक आर्म मतलब यहाँ से इसका एक आर्म और इसका एक आर्म यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों जो है एक दूसरे में चेंज, मतलब इसका यहाँ पर आ जाएंगे और ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो ये चेंज हमको जो है देखने को इसमें मिलेगा। तो ये कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, इसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसमें भी आपके 2 टाइप्स के इसमें देखने को हमको इसमें मिलेगा। तो सबसे पहले आएगा आपके बैलेंस ट्रांसलोकेशन, तो इसमें बोलता है इट नॉन जेनेटिक मटेरियल इज गैंड एंड लॉस्ट इन द सेल, ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं हमारे पास अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन, तो बोलता है इफ देयर इज अ गैंड एंड लूज द जेनेटिक मटेरियल ऑन द ट्रांसलोकेशन डिस्कार्ड, मतलब इसमें जो है आपका जो पहला वाला है बैलेंस में इसमें जेनेटिक जो जेनेटिक मटेरियल जो रहता है वो लॉस नहीं होते हैं, इसमें लॉस्ट नहीं होता है, लेकिन जो अनबैलेंस होता है उसमें जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो लॉस्ट इसमें हो जाते हैं। तो आप इसमें डायग्राम के थ्रू इसमें समझ सकते हैं कि 2 हमारे पास क्या लिए हमने क्रोमोसोम लिए हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक जो है आपका जो है इसका नाम क्या है, ए है ना, ये हमारा क्रोमोसोम ए हुआ और ये हमारा क्रोमोसोम बी हुआ, और ये क्या हुआ है, दोनों का जो आर्म्स हो रहा है वो टूट रहा है। तो देखिए यहाँ से इसका आर्म टूटा है और यहाँ से इसका आर्म टूटा है, फिर टूटने के बाद जो है वो एक दूसरे में कैसा हो गया, ट्रांसप्लांट हो गया, मतलब जो रेड वाला का है कहाँ पर आ गया, इस ब्लू वाले में आ गए हैं, और इस जो ब्लू वाला है इसका जो है कहाँ पर गया, इस रेड वाले की जगह पे जुड़ गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नीचे में कुछ इस तरह से इसमें हमको जुड़ कर वो मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है बैलेंस, इसको बोलते हैं हमारे पास बैलेंस ट्रांसलोकेशन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस ट्रांसलोकेशन होता है, ठीक। फिर उसके बाद देखेंगे इसमें इनबैलेंस ट्रांसलोकेशन या अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन,
तो इसमें ध्यान रहे कि इसमें जो हमारा पास जो पेरेंट 2 है, जिसमें पेरेंट 2 है हमारे पास, जिसमें हमने क्या कर लिया है, पहले से जो हमारा ट्रांस लोकेशन की प्रक्रिया इसमें हो गया है उसको लिए हैं। फिर उसके बाद इसमें जो है हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो दोनों जो है इसमें जो बैलेंसिंग है इसका वो कैसा हुआ है, कुछ इस तरह से हुआ है। तो इसको अनबैलेंस मतलब कहते हैं, मतलब जो हमारे पास पहले से जो बैलेंस ट्रांस लोकेशन वाला जो था उसको हमने फिर से जब किया किसी नॉन बैलेंस के साथ या किसी पेरेंट के साथ जब हमने किया तो एक ही में उसमें चेंज हुआ और जो है दूसरे में बिल्कुल भी इसमें चेंज नहीं हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से इसमें जो है वो होता है। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास, इसमें देखेंगे इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। तो इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन इसमें कैसे किया जाता है और किस तरह से इसमें होते हैं इसको देखेंगे। तो आएगा हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन दैट यूज अ लेबल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एंड आरएनए मॉडिफाइड न्यूक्लिक एसिड स्टैंड। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो है उसी, जैसे हमारे पास पहले से कोई एनिमल से उसका हमने सैंपल लिए हैं, फिर उसके बाद जो है किसी अन्य जो नया खोज किए हैं उसका हुए हैं, तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों को हम यहाँ पर मिलाने की जो है इसमें प्रक्रिया को इसमें हम लोग लाएंगे। तो इसमें जब हम लोग लाएंगे तो ये किस तरह से इसमें होगा, तो इसमें हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर हमने प्रोब को लिया है, लेबलिंग वाला हमारा प्रोब है। फिर उसके बाद दिए हमने क्या पे है, प्रोब का जो है डी नेचुरेशन किए हैं और यहाँ पर आपके जो सेल है उसको हमने सेल को यहाँ पर लिए हैं। फिर सेल को लेने के बाद जो है दोनों को हमने यहाँ पर मिक्सचर कर दिया। देखिए यहाँ पर इसमें मिक्सचर हुआ है। तो मिक्सचर होने के बाद जो है अगर उसका जो होता है हमारे पास, इसको जो है आपके माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है इसको देखा जाता है और इसमें हमको पता हो जा रहा है कि कौन जो है इसमें मैच हो रहा है, कौन इसमें मैच नहीं हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो वो हमारे उसी स्पीसीज का है, उसी प्रजाति का वो जो है वो होता है। फिर आएगा देन हमारे पास जो है इसमें कंक्लूजन। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि साइटोटैक्सोनॉमिक द्वारा जो है इसमें क्रोमोसोम के बेस पर जो है उसको जो है स्टडी इसमें किया जाता है। क्रोमोसोम के बेस पर किसी भी एनिमल का जो क्लासिफिकेशन है उसकी स्टडी किया जाता है, उसको बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमिक नाम से उसको जाना जाता है। फिर उसके बाद आगे इसमें रेफरेंस देखेंगे हमारे पास बायोस्टैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी बाय आर.सी. त्रिपाठी एंड थ्योरीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी बाय वी.सी. कपूर के द्वारा जो है इसको शो किया गया है। देन थैंक यू। आई होप कि आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और अपने दोस्तों तक हमारा वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।